टू एंगल्स। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा केस स्टडी बनकर भी आ जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. ऑब्वियसली जो स्लाइड लगेगी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यही स्लाइड होती है। तो जो उसकी हाइट है स्लाइड की, वो आपको दी हुई है 1.5 मीटर्स। सो दिस इज फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years, हाइट 1.5, और जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है, लेस स्टीप बनाया उसको बच्चों के लिए। ठीक है ना। एंड वेयर एज फॉर द एल्डर्स, उसमें क्या किया उसने, हाइट को 3 मीटर कर दिया और एंगल क्या दिया 60, मतलब थोड़ा सा डेंजरस बना दिया उसको, है ना। फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years, नॉट डेंजरस बट ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट कर दिया। सो हाइट ऑफ 3 meters एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो आपके ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये ना एज अ केस स्टडी बनकर भी आया हुआ है। what should be the length of the slide in each case? तो यहां पर आपको एसी निकालना है और यहां पर पीआर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, एंगल के हिसाब से देखो तो 1.5 ऑपोजिट साइड हो गई। और आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है ना, सो ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लाइड है। ठीक है। और यहां पर आप लिख दोगे बिलो 5 years, और यहां पर लिख दोगे अबव 5 years। तो हमें कौन सी रेशियो यूज करनी है यहाँ पर, sin 30, ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया इतना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 अपॉन ए सी एज 1/2, तो ए सी की लेंथ आ जाएगी 3 meters। सो जो चिल्ड्रन पार्क है, जो चिल्ड्रन वाली स्लाइड है, बिलो 5 years वाली स्लाइड है, उसकी लेंथ है 3 meters। ठीक हो गया। अब यहां पर आ जाएंगे, सेम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी आर, फिर से रेशियो साइन ही होगी। समझ में आया ये कि नहीं? चल लिख कर आगे। sin 60 क्या होता है, टेबल लिखा हुआ है पहले वाले में, बनाया हुआ ना, हाँ देखो उसको। अच्छा एक बात ना, पता क्या है, बोलना है क्लास में, नहीं समझ में आया तो बताना है रोक कर। इसमें कोई वो डांटने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप बोलो मैम नहीं समझ में आया, या स्पीड फास्ट लग रही है तो स्लो करो मैम। बोलना है, नहीं बोलोगे तो देखो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है चल। sin 60 बताया ना कितना हो गया अब। वेरी गुड। तो हम इसे लिखेंगे 3, पी आर हमें निकालना है, इसको लिख देंगे √3/2। सो पी आर इज 6/√3, जिसे आप लिख सकते हो 2√3। ठीक है। 6/√3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6√3/3। इसको कैंसिल कर लिया तो क्या आ जाएगा 2√3 meters। सॉल्व करो इसको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये भी सिंगल एंगल वाले हैं, ये स्टार्ट कर दो।
ठीक है बेटा सबका ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower. Angle of elevation top of the tower, टावर कुछ इस तरह से होगा। इस टॉप का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। और इस पॉइंट के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है? दिस इज 30 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी द height of tower h meters। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको, एंगल ए बी पी एज 30 डिग्रीज। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपने एंगल लिया है वही आप ट्रायंगल लेते हो। ए पी बी लिया तो ए बी पी लेंगे, ठीक है, ए बी पी ले लेंगे। हमें हाइट निकालनी है, और जब भी हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही तो आपकी टैन रेशियो ही लगेगी। तो ए बी अपॉन बी पी इज tan 30, या tan 30 लगाना या tan 60। ये मत देखना कि नहीं अब मुझे पहले बेस निकालना है तो आई शुड अप्लाई कॉट, वो सब चीजें मत करना, उन सब में मत घुसना। बिकॉज tan 30 को आपको पता है आपने यूज करना है 1/√3, tan 60 √3। ठीक है, गलती के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, वरना उलझे रहोगे कि cot 60 1/√3 होता है या √3 होता है। समझ गया? तो यहां से ए बी अपॉन 31/√3। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 30/√3। तो इसको हम यहीं पर रैशनलाइज कर लेते हैं। आंसर आपके पास आ जाएगा 10√3 मीटर्स। √3 की वैल्यू दी होगी तभी सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं सॉल्व करना। जब तक √3 की वैल्यू नहीं दी होगी तब तक हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground। तो जब भी हाइट दी जाती है ना तो वो परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गया? जब भी हाइट कहा जाती है ना तो वो आपको परपेंडिकुलर है, मतलब किसी ग्राउंड लेवल से 15 कितनी 60 मीटर अबव द ग्राउंड काइट यहां पर है। ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल। क्लियर हो गया? उसके बाद उसने कहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। काइट की स्ट्रिंग ऐसे अटैच होती है, इस टेम्पररी टाई टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसको पॉइंट ऑन द ग्राउंड से हमने टाई किया हुआ है, मतलब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। समझ में आ गया? सो दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पर 90 डिग्री एंगल। और उसने लिखा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। राइट? सो एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इस तरह से स्ट्रिंग नहीं होती। अगर आप देखो तो काइट की ना हमेशा स्ट्रिंग ऐसे होती है, तो हम उसको कर्व ही नहीं मान रहे, हम उसको एक स्ट्रेट लाइन मानकर चल रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशंस कर सके। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स में अप्लाई होगी, कर्व्स में नहीं अप्लाई होगी, वो में नहीं आती है। समझ में आ गया? तो उसने कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि काइट को 60 मीटर्स की हाइट पर रखना है और यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना के रखना है। समझ में आ गया? तो कितनी लेंथ हमें चाहिए? तो ये चीज निकालनी है हमने। So AP is the length of the string. एंगल APB is 60 डिग्री। AB दिया हुआ है 60 मीटर्स। इन ट्राइंगल ABP, AB अपॉन AP रेशो क्या आएगी देखो। कौन सी रेशो होगी? ये ऑपोजिट है, और यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज। रेशो बनानी आती है नंदिनी? फाइन, समझ में आ गया ना ये? रेशो तो बनानी आती है ना ट्रायंगल में? थोड़ी बहुत कैसे बताऊं?
चलो करो बाकी सब सॉल्व। ये थीटा है, ये होती है थीटा से ऑपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो इफ यू राइट साइन रेशियो, वो होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का हुआ है ना। फिर कॉस थीटा लिखते हो तो वो एडजेसेंट साइड लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर टैन थीटा लिखते हो तो वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है या परपेंडिकुलर अपॉन। फिर लिख ले, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 60/AP √3/2। तो AP इज 120 डिवाइड बाय √3। 40√3 मीटर्स। इतना क्लियर हो गया। ठीक है सबको, एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। अब ये वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, टू एंगल वाले क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में वही आएंगे, फॉर 3 मार्क्स, फॉर 5 मार्क्स और फॉर केस स्टडी। देख लिया। एग्जाम्पल 4 पे आओ चलो। एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल और ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। मतलब टॉल बिल्डिंग दी है तो मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, ठीक है। ग्राउंड से खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जहां फ्लैग लगा हुआ है उसके ऊपर तक अगर हम फ्लैग को देखते हैं ना, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। मतलब एक ग्राउंड, कुछ ऐसे बिल्डिंग, पहले नीचे से तुमने बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर यहाँ पे यू रियलाइज कि देयर इज अ फ्लैग, और फिर उस फ्लैग को देखा फ्रॉम द सेम पॉइंट। समझ में आ गया। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 10 मीटर्स। अगर नहीं समझ में आता ना क्वेश्चन, कभी कभी पूरा पढ़कर उसमें से वर्ड ढूंढा करो। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो। कहाँ देख रहे हो, तो लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो ऑफ जिसका लिखा होता है ना कि कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब उस चीज को देख रहे हो आप, ठीक है। सो ग्राउंड पर खड़े होकर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ऑब्वियसली बिल्डिंग को हमें कोई ऐसा ड्राइंग नहीं करनी है कि हम उसमें पूरी ब्रिक्स बनाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू शो इट विद द वर्टिकल लाइन। उसके ऊपर ये फ्लैग स्टाफ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो। बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, ये था, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्रीज, और इसके फ्लैग स्टाफ का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। बात समझ में आ गई। सेम पॉइंट से बिल्डिंग को देखा है, सेम पॉइंट से फ्लैग स्टाफ को देखा है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर्स, AC इज द फ्लैग स्टाफ। लेंथ भी निकालनी है ना, फ्लैग स्टाफ ऑफ लेंथ H मीटर्स। यहां पर हमने वर्टिकल डिस्टेंस इसका H ले लिया।
लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ए पी बी 30 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है सी पी बी 45। ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि दो एंगल्स बनते हैं, वही दो ट्रायंगल्स लेने हैं। जो जो एंगल के नाम लिखे हैं ना, उन्हीं उन्हीं को ट्रायंगल में ले लो। तो पहले मैं ले लूंगी इन ट्रायंगल, ए पी बी है तो उसको ए बी पी लिख लो। ए बी साइड दी हुई है और नीचे बीपी। ठीक है। ए बी अपॉन बीपी, फिर से क्या बना, tan, और ये वाला एंगल था 30 डिग्री। रेशो बनानी आ गई ना। वी टेक दिस साइड एंड दिस साइड, हमेशा tan ही यूज होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मतलब आप ऑपोजिट और एडजेसेंट को ले रहे हो तो tan ही यूज करो। ठीक है। जहां पर आपने ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज को लिया है, मतलब जब आप हाइपोटेन्यूज ले रहे हो तो देखो कि ऑपोजिट साइड यूज कर रहे हो या एडजेसेंट, कि साइन लगाओगे या कॉस। 95% तो हमारा कॉस tan ही यूज होता है। ठीक है। सो ए बी इज 10, बीपी एक्स है, और tan 30 कितना होता है, अब तक याद हो गया ना। कितना होता है tan 30, 1/√3। तो x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर्स। x की वैल्यू हो गई 10 × √3 मीटर्स। समझ में आ गया। अब लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल, सीपीबी लिखा हुआ था, तो क्या लिखोगे, सी बी पी, सी बी अपॉन बीपी। फिर से अब tan क्या हो जाएगा, कौन सा लेंगे हम, 45 का। ठीक है। तो सी बी देखो, सी ए प्लस ए बी हो जाती है H+10। समझ में आ गया। सी बी इज H और ये 10 ऐड किया है, तो इसमें हम लिख देंगे H+10। बीपी आपने सॉल्व किया है 10√3। tan 45 विल बी इक्वल टू, देखो अगर नहीं याद है वैल्यू तो टेबल चेक करो। 1। tan 45 सबसे आसान वैल्यू होती है बिकॉज इट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया इतना सबको। अब समझ में आना शुरू हुआ नंदी। ठीक है ना, हाँ। चलो, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना। ऑनलाइन हसरत समझ में आ रहा है। यस मैम। H = 10√3 - 10, और ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। √3 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ना 1.732, तो यहाँ पुट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 कॉमन लेती हूँ, √3 - 1। 10 लिखा, 1.732 - 1, सो 10 × 0.732, तो 7.32 मीटर्स इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। चलो लिखो फटाफट से इसको, फिर क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 पे आएंगे। पता क्या है, पहली बार तो मैं ही फिगर्स ड्रॉ करूंगी, आपको समझाऊंगी। 2-3 बार आपने खुद से करनी है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही रहते हैं। इसके बाद कोई और ऐसा नहीं है कि कुछ नया कुछ और एडिशन होगी क्वेश्चंस में। वही टावर होगा, वही बिल्डिंग होगी, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हो, दूसरी बिल्डिंग से कहीं किसी पॉइंट को देख रहे हो। ठीक है। सो यही सब चीजें हैं, हाँ, बट देर आर सम टिपिकल क्वेश्चंस जो इसमें फिक्स हैं। मैंने आपको वर्कशीट में ना पूरे करवा दिए हैं, वो मतलब लिख दिए हुए हैं। मैं वो भी करवा दूंगी आपको। प्लान किए 3-4 दिन में खत्म कर दूंगा। रिविजन स्टार्ट कर दूंगा।
लिख लिया सबने बच्चे? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। which says the shadow of a tower standing on a level ground, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30. अच्छा, आपको पता है कि कोई भी टावर हो, ठीक है, उसकी शैडो कब बनती है? किसी भी चीज की शैडो बनती है जब उसका लाइट सोर्स उसके पीछे होता है। तो कुछ ऐसा सन होगा, ठीक है। तो सन की रेज यहां से इसके पास आ रही है, right? The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees. मतलब एक शैडो बनी है 60 पर और एक शैडो बनी है सन के ऑल्टीट्यूड 30 पर, ठीक है ना? थोड़ा बहुत साइंस साथ में है कि सन का ऑल्टीट्यूड 60 है और 30 है, तो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्रीज। क्लियर हो गया? एक टावर है ए बी, इसकी शैडो है 40 मीटर्स लॉन्गर। व्हाट इज 40 मीटर्स? अच्छा, अगर ए बी टावर है ऑफ हाइट h मीटर्स, ए बी ए बी इज द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, ठीक है। इसकी शैडो 30 डिग्री पर कितनी है? बी डी। और 60 पर कितनी है? बी सी, ठीक है। अगर 40 मीटर्स लॉन्गर कहा है तो दैट मींस सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ये समझ में आता है सबको? द शैडो इज 40 मीटर्स लॉन्गर, मतलब दोनों शैडोज का जो डिफरेंस है दैट इज 40 मीटर्स, ठीक है। सो एक हमारे पास एंगल दिया हुआ है, एंगल ए डी बी एज 60 डिग्री, और एक एंगल दिया हुआ है एंगल ए सी बी एज 30 डिग्रीज। क्लियर हो गया? और बीसी को आप ले सकते हो एज एक्स मीटर्स। समझ में आ गया? अब दो ट्रायंगल्स कौन से हैं? ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी tan 60 हो गया। ए बी कितना है? h, बी सी कितना है? x। tan 60, देखो वैल्यू tan 60 की, tan 60 बेटा √3 होगा, ठीक है ना? 1/1 सिंपल √3 होगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाला। फिर हम निकालेंगे ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये होगा tan 30 डिग्रीज। ए बी कितना है? h, बी डी कितना होगा? x, और 40 ऐड किया, ठीक है। समझ में आ गया? tan 30 होता है 1/√3। बात समझ में आई ना सबको ये? ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3h इज इक्वल टू x प्लस 40। h की जगह वैल्यू पुट कर दी, √3x। √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40
इक्वेशन बनाएंगे 2x इज इक्वल टू 40 या x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब हमें x नहीं निकालना, हमें हाइट निकालना था। तो h जो है वो √3x है। सो √3 इंटू 20, देयरफॉर height of the tower is 20 √3 meters। हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 meters। समझ में आ गया सबको ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी होगा। अच्छा, इसके बाद ना जितने भी क्वेश्चन है ना डबल एंगल वाले, कोई ना कोई जितने मर्जी साल उठा लो, क्योंकि 3 सेट्स बन के आते हैं ना। तो एक सेट में एक पेपर, एक क्वेश्चन, दूसरे सेट में दूसरा क्वेश्चन, तीसरे सेट में तीसरा क्वेश्चन, तो तीनों ही हमें लगता है कि पेपर में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब एग्जाम्पल 6 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 6 करो एक्सरसाइज का। 1.5 मीटर टॉल बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्डिंग समझ में आई। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को कैसे शो करते हैं? एज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ठीक है, कि ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग कहां पर होगी? ग्राउंड पर होगी बस। ठीक है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो बॉय की लेंथ भी अब कितनी दी हुई है आपको? 1.5, कि वो इतनी लेंथ पर इतनी हाइट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1.5 मीटर टॉल बॉय तो कुछ इस तरह से, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर खड़ा करना है उसको। ठीक है, तो इस तरह से। सो ए बी इज द टावर, सी डी इज द बॉय, is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation of his eyes, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो छोटा है, बिल्डिंग बड़ी है, वो बिल्डिंग के कहीं पर किसी पॉइंट पर देख रहा है। सो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। मतलब पहले वो 30 डिग्री पर इस बिल्डिंग को देख रहा था, एंगल ना बढ़ गया 60 डिग्री। अच्छा, एंगल कब बढ़ेगा? ये 30 डिग्री पर था, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो चलते चलते, जैसे यहां से वो थोड़ा सा चलकर आगे पहुंचा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया? 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जो ए बी है वो बिल्डिंग है ऑफ हाइट 30 मीटर्स। ठीक है, सी डी इज द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स। एक हमें दिया हुआ है एंगल ए ई जी एज 60 डिग्री, और एक दिया हुआ है एंगल ए सी जी एज 30 डिग्री। अच्छा, आपको पता है ना ये बी जी सी डी रेक्टेंगल है, ठीक है ना? बी जी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बीजी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर्स।
ठीक है, सो देयरफॉर ए जी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 which is 28.5 meters. ठीक है ना, एजी की लेंथ जो है दैट विल बी 28.5 मीटर्स। ना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो क्या निकालना है, कितना चलकर वो बिल्डिंग की तरफ आया है। तो इस पूरी फिगर में कितनी, कौन सी वाली लेंथ निकालनी होगी? सीई, ठीक है, सो लेट सीई इज x meters, distance he walked towards the building. समझ में आ गया ना ये? निकाल सकते हो, दो ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल ए जी ई, ए जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू tan 60। ए जी आपने लिया है 28.5, जीई हमें नहीं पता, tan 60 कितना होता है, √3। सो जीई इज 28.5 बाय √3। इसको रैशनलाइज कर लो कि 28.5 जो है ना वो डिविजिबल बाय 3 है। समझ में आ गया सबको? फिर ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, जो एंगल का नाम लिखा था ना वही होगा, ए जी सी। ठीक है, क्लियर है ना एवरीवन? इन ट्रायंगल ए जी सी, ए जी अपॉन जी सी इज tan 30, सो 28.5 जी सी tan 30 होता है 1/√3, जी सी आ जाएगा 28.5 √3। ठीक है, निकालना आपने x था, तो क्या करेंगे, कंप्लीट जीसी में से जीई माइनस कर देंगे, जीसी माइनस जी, जीसी लिखा है आपने 28.5 √3, जीई लिखा है 9.5 √3। जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 19 √3 meters। दिस मच डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। समझ में आ गया, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19.3 meters, 19 √3, सॉरी 19 √3 meters। क्वेश्चन नंबर 7 करो इसके बाद, 7, 8, 9, 10। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, इसमें कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top, of the bottom and top of a
transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर, और वो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो उसने कैसे लिखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। ये टावर है कुछ, और ये टावर भी कहां पे लगाया हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर ही देख रहे हो, ठीक है, एंड टॉप of a transmission tower fixed on the top of a 20-meter high building। एक 20 मीटर बिल्डिंग है हमारी, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, जिसके ऊपर ए बी ट्रांसमिशन टावर है। आपने नीचे खड़े होकर उसके बॉटम को देखा, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पॉइंट को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री, और उसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, लेट ए बी द टावर of height h meters. BC is the building of height 20 meters. Angle BPC is 45 degree. Angle APC is 60 degrees. In triangle BCP, BC अपॉन सीपी, देखो BC अपॉन सीपी लोगे पहले, सीपी की लेंथ निकालोगे, देखो 20 यूज करके सीपी फाइंड करोगे, और इस सीपी को यूज करके पूरा एसी फाइंड करके एबी की लेंथ आ जाएगी। समझ में आ गया कैसे करते हैं इसको? पहले जो आपको लेंथ गिवन है ना बीसीपी, मतलब आपने दोनों ट्राइंगल लेने हैं, जो एंगल दिए हुए हैं ना हमने वो ले लिए। तो पहले मैंने लिया एंगल ट्राइंगल बीसीपी, बीसी अपॉन सीपी। ठीक है, कौन सा वाला एंगल हुआ, tan 45। ठीक है, BC इज 20, CP tan 45 सबसे अच्छा होता है 1, तो CP इज 20 मीटर्स। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ACP। ठीक है, तो जिसपे हम लिख देंगे AC अपॉन CP, कंप्लीट AC अपॉन CP, फिर से tan रेशो बनी tan 60। AC कितना होगा, H+20। ठीक है ना, ये H और ये 20। CP आपने पीछे निकाला है 20, tan 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, H+20 इज इक्वल टू 20 √3। क्यों, चलो कोई बात नहीं, सो H+20 इज इक्वल टू 20 √3। H इज इक्वल टू 20 कॉमन लिया, √3 - 1 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहीं तक छोड़ देना, कैलकुलेशंस मत करना। ठीक है, अगर आपको √3 की वैल्यू दी है तो कैलकुलेशंस करना, क्योंकि जो यूजुअली क्या होता है, आंसर की जो आई होती है ना वो √3 के साथ आई होगी। आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आप इस आंसर को भी हाईलाइट कर दो। समझ में आएगा, सो दैट फॉर द टीचर जो चेक कर रहा है उसको आसान है कि हमारा 20 √3 - 1 जो आंसर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ।
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Pedestal base of the statue होता है कि एक हमने एक जैसे टेबल पर एक किसी फिगर को रख दिया तो वो उसका पेडेस्टल बन जाता है ना, जो एक थोड़ा सा हमारी एलिवेशन दी होती है छोटी सी। ठीक है, तो छोटी सी हाइट दी हुई है। तो कहते हैं एक स्टैचू है 1.6 मीटर, तो स्टैचू को भी अगर वर्टिकल चीज हमें शो की है तो उसे स्ट्रेट लाइन से ही शो करना है हमने, वर्टिकल लाइन से। सो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगी कि अगर ये ग्राउंड से ऐसे लेकर चलते हैं तो यहां तक पेडेस्टल है, एंड देन इट इज 1.6 मीटर्स टॉल स्टैचू। तो ए बी इज द स्टैचू, बी सी बी डी इज द पेडेस्टल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इस स्टैचू का टॉप पॉइंट क्या होगा। मैं लिख रही हूं ए बी इज द स्टैचू एंड बी सी इज द पेडेस्टल। स्टैचू का टॉप पॉइंट क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर मैंने उसे ए बी शो किया है तो टॉप मोस्ट पॉइंट किसको मानकर चलोगे, बताओ स्टैचू का टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा। ए होगा कि नहीं होगा। और पेडेस्टल का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, बी होगा ना, है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई यहाँ नीचे ग्राउंड पे खड़ा है, उसने टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से उसने टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखा तो कितना एंगल बना, 45। बस इसके बेसिस पर उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट को हमने एच ले लिया। फिर देखो हमेशा क्या होगा, दो एंगल्स दिए होंगे और एक लेंथ दी होगी। एक मुझे एंगल दिया हुआ है एंगल बी पी सी एज 45 डिग्री, और एक दिया हुआ है एंगल ए पी सी एज 60 डिग्री। फिर यही दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, 90 डिग्री देखो एंगल है, छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल बीसीपी, बीसी अपॉन सीपी, देखो बीसी अपॉन सीपी, एंगल कौन सा होगा, 45। रेशियो कौन सी होगी, बीसी लिया है और सीपी लिया है, बताओ रेशियो बीसी और सीपी कितनी होगी, 10। ठीक है, सो एच अपॉन सीपी इज 1, एच इज इक्वल टू सीपी। tan 45 सबसे अच्छी वाली रेशियो होती है बिकॉज 1 होता है। ठीक है ना, वैसे भी देखो तो 90 डिग्री एंगल है, अगर इसको 45 बना दिया तो ये भी एंगल 45 होगा। तो इससे आपके पास आ गया कि आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, सो दोनों एच और सीपी आपस में सेम सेम लेंथ के हैं। फिर बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एसीपी, इन ट्रायंगल एसीपी, एसी अपॉन सीपी। अब जितने भी क्वेश्चंस किए ना मैंने tan ही यूज किया, देखो जब तक मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना तब तक tan ही यूज होगा। सो एसी अपॉन सीपी, tan कौन सा एंगल रह गया, 60। ठीक है, सो tan 60। तो एसी कितना हो जाता है, बताओ एसी की वैल्यू क्या लिखोगे। ये 1.6 यहां तक है, उसके बाद आपने एच लिया है तो क्या लिख दोगे इसको, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, 1.6 प्लस एच। ठीक है, 1.6 प्लस एच। सीपी को कितना लिया था, देखो सीपी पीछे आपने कैलकुलेट किया था, वो एच के इक्वल थी, तो विल राइट एच हियर। tan 60 कितना होता है, याद है ना, √3। बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। वेरिएबल को इकट्ठा कर लिया,
√3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन लिया, √3 माइनस 1, so the value of h is 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। फिर इसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करना जरूरी है। h इज 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो पता है ना, नाइन्थ में किया हुआ है। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 रैशनलाइज किया हुआ है ना नाइन्थ में, ये तो हमें ओरली याद हो जाएगा अब तो इसको हम लिख देंगे, हाइट इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1। और ये किसकी हाइट थी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ना दो चीजें दी हुई हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। लेट मी से ये टावर और ये बिल्डिंग, जैसे मर्जी बना देना इसको। एक को हमने लिया टावर और एक को लिया बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्रीज। सो ए बी टावर लिया है, सी डी बिल्डिंग ली। ठीक है, बात समझ में आई। बिल्डिंग टावर के फुट से खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। अब टावर को देख रहे हो बिल्डिंग से और एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का। इफ द टावर इज 50 meters हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने दोनों चीजें निकाल लिया, दोनों ही को हम मानेंगे कि 90 डिग्री पर ही प्लेस्ड है, ठीक है ना, वर्टिकल है बिल्कुल। दो एंगल्स बन रहे हैं, एक है एंगल ए डी बी एज 60 डिग्री, और एक है एंगल सी बी डी, है ना, सी बी डी एज 30 डिग्री। दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर मैंने कहा था कि जो दो एंगल्स दिए होते हैं ना, वही वाले ट्राइंगल लेने हैं। तो जैसे मर्जी, पहले जो मर्जी ले लो। पहले अगर मैं एडीबी लेती हूँ, ठीक है, मैं ट्राइंगल का नाम भी चलो चेंज नहीं करती, आई राइट एडीबी ओनली। रेशियो कैसी फॉर्म करोगे, क्या लिखोगे, ए बी अपॉन बी डी। जब तक हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में नहीं पूछा हुआ तो हमेशा साइड्स की रेशियो फॉर्म करनी है, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ था इसमें, 60। तो मैंने अब देखो ये वाला साइड ली है और ये साइड ली है, तो रेशियो कौन सी फॉर्म होगी, tan, और वो हो जाएगी tan
60। ठीक है, तो ए बी आपको दिया हुआ है 50, बी डी नहीं दिया हुआ। tan 60 कितना होता है? √3। सो देयरफॉर बी डी इज 50/√3। इसको रैशनलाइज मत करना, क्योंकि इसमें जो, मतलब अभी नहीं करेंगे, इसमें जो √50 है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय √3, दैट्स व्हाई इसको लास्ट स्टेप में रैशनलाइज करेंगे। अभी के लिए एक्स्ट्रा काम है। फिर लेंगे इन ट्रायंगल सीबीडी। देखो मैं नाम भी चेंज नहीं कर रही कि आपको कंफ्यूजन होती है ना। तो सीबीडी में आप रेशियो फॉर्म कर सकते हो ये और बीडी के साथ। सीडी अपॉन बीडी कौन सी रेशियो होगी ये? tan 30। तो सीडी तो हमें पता है हाइट h, बीडी अभी आपने निकाली है 50/√3। tan 30 कितना होता है? 1/√3। समझ में आ गया सबको ये? अब पहले थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करना, अगर कंफ्यूजन आती है यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी √3h/50 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 3h इज इक्वल टू 50। h कितना आ गया? 50 सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 meters और 16.67 meters. Therefore, height of building is 16.67 meters. ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया?